आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं। तो आप इसकी वजह से जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है तो स्पोर्ट्स की इंजरीज भी बढ़ने लगी हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर में अगर आप देखें तो मुख्यतः कारण ये होते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली हो उसने, और वो प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं हो कि किस किस कारण से स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, तो उसके स्पोर्ट्स इंजरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आपने जो चीज़ शामिल की जाती है वो कोई भी इंजरी जो स्पोर्ट्स खेलते हुए हो या कोई ट्रेनिंग या कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी में हो तो उसे स्पोर्ट्स इंजरी की श्रेणी में रखा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरी दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी जो कि जिसमें अपन को स्पोर्ट्स इंजरी का कारण प्रत्यक्ष रूप से दिख जाता है, जैसे कोई खिलाड़ी खेलते वक्त फील्ड पे ही चोट लगी, उसका पैर मुड़ गया या घुटने में कोई चोट लगी जिसमें कारण पहले से अपन को दिखता है, उसको एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर में क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर में कारण ये हो सकते हैं कि खिलाड़ी अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली हो उसने, या अपनी क्षमता से ज़्यादा वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसको धीरे धीरे शरीर के अंदर में एक चोट है वो लगती रहती है। उस इंजरी को अपन क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। दूसरे तरीके से अगर अपन इसको देखें तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी होती है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी मतलब अगर आप किसी दूसरे खिलाड़ी के संपर्क में आते हैं तो आपको जो चोट लगती है उसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं, और बिना ही किसी दूसरे खिलाड़ी के संपर्क में आए हुए ही आपके खुद से ही जो चोट लग जाती है उसको नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। जो प्रिवेंशन या इसकी रोकथाम के जो तरीके हैं वो ये है कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो सबसे पहले तो उस गेम के आप रूल जानें, उस गेम से के जो नियम हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी का रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी मैदान में उतरें तो प्रॉपर तैयारी के साथ ट्रेनिंग के साथ उतरें, उस आपकी क्षमता से को पहचान के ही उसी लेवल पे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीके से, जितना आपकी एक्सरसाइज पार्ट है उससे एटलीस्ट 20% पार्ट आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग में देना है। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उसको 20% 20% हिस्सा आपको वार्म अप स्ट्रेचिंग में भी देना है। आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी खत्म होने के बाद में एटलीस्ट 10-15% पार्ट है वो आपको वार्म अप के बाद में कूल डाउन फेज होती है, जो नेक्स्ट फेज एक्सरसाइज के बाद होती है वो कूल डाउन फेज होती है, जिससे आपकी मांसपेशियों में जो एक्सरसाइज से ब्लड इकट्ठा हुआ है या जो पेन वगैरह के एलिमेंट इकट्ठे हुए हैं वो उससे वॉश आउट हो जाए, इसके लिए अपन कूल डाउन फेज बोलते हैं। उसमें भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं दोबारा से और मसल की एक्सरसाइजेस करते हैं, बट वो जो आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको कूल डाउन फेज बोलते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रोकने के जो तरीके हैं वो ये है कि आप किसी स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट से पहले से अपने स्पोर्ट्स के मुताबिक कंसल्ट करके कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव जो डिवाइसेज है, जैसे मान लो आप हॉकी खेल रहे हैं तो जो आप माउथ गार्ड यूज़ करते हैं या शिन गार्ड यूज़ करते हैं, इस तरह से जो पर्टिकुलर कोई स्पोर्टिंग इंजरी प्रिवेंट करने के जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आपको स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट आपको सलाह दे सकता है। ट्रीटमेंट पार्ट, मान लो आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है तो उसमें जो ट्रीटमेंट पार्ट आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है वो तो एक तो एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी में होती है। एक्यूट में तो आपको ऑन फील्ड ही सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब आपको इंजरी हुई है तभी। इसके अलावा जो क्रोनिक इंजरी है वो आपको स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट है वो आपकी जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है उसको असेस करते हुए आपको एडवाइस देता है, आपकी या तो आपकी डाइट में जो चेंजेस लाने हैं या आपकी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लाते हैं वो आपको एडवाइस देता है क्रोनिक इंजरीज में। एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी में जो बेसिक प्रोटोकॉल रहता है इंजरी में आपको ठीक करने के लिए वो रहता है राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल का मतलब है कि आप सबसे पहले तो जो इंजर्ड पार्ट है उसको आप रेस्ट दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट दें। और पी से आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब आपको जो इंजरी ऑलरेडी मान लो आप ग्राउंड फील्ड पे आपको इंजरी हो रही है तो आपको ग्राउंड से साइड में कर दिया जाएगा, साइड में कर लेना चाहिए जिससे कि आपको ऑन गोइंग इंजरी नहीं हो। उसके बाद में जो जिस पार्ट में इंजरी है उसको आप रेस्ट दें। उसके बाद मान लो जिस पार्ट में आपको इंजरी हुई है उसमें दर्द है, सूजन है, तो आपको जो अप्लाई करना है वो है आइस अप्लाई करना है। आइस अप्लाई करने से ये होता है कि आपकी जो पार्ट में सूजन है वो कम होती है, आपका पेन भी कम होता है। उसके बाद अप्लाई करना है आपको कंप्रेशन मतलब जैसे क्रैप बैंडेज है उसका यूज़ करके, या जो भी आपको इस तरह का कोई और इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है तो क्रैप बैंडेज की सहायता से आप उसमें कंप्रेशन लगा सकते हैं जिससे कि उस पार्ट में स्वेलिंग नहीं आए। उसके बाद में करना है आपको एलिवेशन।
तो ये पूरा प्रोटोकॉल है, राइस प्रोटोकॉल है। उसमें प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन पार्ट हो गए। एलिवेशन से ये रहेगा कि आपका पैर में जो सूजन आ रही है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो आप चीज़ को नहीं करनी है वो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हार्म प्रोटोकॉल। हार्म मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाना। हार्म में एच से होता है हीट, आपको हीट अप्लाई नहीं करनी, गर्म सेक नहीं करना। ई से फिर आपका आता है, ए से आपका आता है अल्कोहल, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। इसके अलावा आपको रनिंग नहीं करनी है और मसाज नहीं करना है। तो आपको ये हार्म प्रोटोकॉल है, ये भी करना है कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, प्ले सेफ, ट्रेन वेल एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।